इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसका चौथा अध्याय पढ़ेंगे पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और अलग अलग प्रकार, लेखन के प्रक्रिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जी का कुछ लेकर पढ़ लेते हैं। तो समाचार में बड़ी शक्ति है ठीक वैसे ही जैसा कि पानी के जबरदस्त प्रभाव में होती है। इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा। उसी तरह निरंकुश कलम समाज के विनाश का कारण बन सकता है। अगर गलत हाथों में कलम पड़ जाए तो विनाश का कारण हो सकता है, लेकिन अंकुश भीतर का होना चाहिए। अंकुश भीतर का होना चाहिए। बाहर का अंकुश तो और भी जहरीला होता है। बाहर का जहरीला, लेकिन अंदर का भी कोई कम नहीं होता है ना। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है पत्रकारीय लेखन। इसमें आता है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, जिसमें हम पढ़ेंगे पत्रकारीय लेखन क्या है, समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन और 6 आकार, फीचर क्या है, फीचर कैसे लिखेंगे, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखेंगे, और विचार परक लेखन, लेख, टिप्पणियां और संपादकीय, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आइए नजर डालते हैं यहाँ से। एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जन संसाधन चाहे जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना जरूरी है। अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियां प्रकाशित करना होता है, क्योंकि जब तक टिप्पणी नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आता है ना कि हम वहां पर कौन सा व्यंग कर रहे हैं। इन सबको लिखने की अलग अलग पद्धति होती है जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए, और हर कोई इन पद्धति का ध्यान रखता है। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। समाचार लिखने में उल्टा पिरामिड शैली का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके तहत पहले अच्छा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम का बनता है। समाचार लिखते हुए 6 कारकों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड के बाजारीय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, जहां से भी चाहो वहां से भी हो सकती है, जबकि विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। समाचार पत्रों में विचार परक लेखन के तहत लेख, टिप्पणियों और संपादकीय लेखन में भी विचारों और विश्लेषण पर जोर होता है, और बहुत ज्यादा जोर होता है कि हर किसी को अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि जितने भी दर्शक, श्रोता और पाठक लोग हैं, अगर इनको अच्छा स्रोत कहीं ना मिले, अच्छा टिप्पणी ना मिले, अच्छे बात ना मिले, तो आपका अखबार क्यों पढ़ेंगे, आपका मैगजीन वो क्यों पढ़ेंगे? बात है कि नहीं? जब वो जानेंगे कि हाँ भैया इसमें ये छपता है तो वो पढ़ेंगे, और जब उनको पता है कि इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है तो काहे को पढ़ेंगे जी। अच्छे लेखक के लिए, जो भी लेखक हैं, तो अच्छे लेखक के लिए ध्यान रखने योग्य बातें कुछ है, जिसको मैं बताता हूँ। पहले ये आमतौर पर एक नया लेखक की अखबारों में लिखने और छपने की इच्छा होती है। जो नया लेखक बनता है चाहता है कि हम जो लिखे अखबार में छपे। यह बहुत स्वाभाविक है, लेकिन खबरों के लिए लेखन आसान भी नहीं है और मुश्किल भी है। आसान भी नहीं है, मुश्किल भी है। ठीक है, आसान इसलिए कि अगर आप पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूपों और उनके लेखन प्रक्रियाओं की बराबरी या बारीकियों से परिचित है, तो अखबारों के लिए लिखना बहुत सहज और आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप पत्रकारीय लेखन की प्रक्रिया और उसके तौर तरीकों में वाकिफ न हो, तो आसान दिखने वाला लेखन आशा मुश्किल और पसीना छुड़ा देने वाला साबित हो जाता है। यहाँ पर लिखा है कि अगर तरीका सब खत्म कर दिया जाए, तरीका के बिना चला जाए, तो लेखन खास मुश्किल और पसीना छुड़ा देने वाला साबित हो सकता है। लिखना
अगर लेखक थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा कर दे तो कचरा फचरा सब चीज का लिख देगा, सरकार बोलेगी कहाँ से लिख दिया। पब्लिक पढ़ना ही नहीं चाहेगी ना वो अखबार, जिसमें फालतू की बातें लोगों को लग जाए। उसमें अगर देखो लोग सिगरेट पी रहे हैं, आप बोलो ना सिगरेट पी रहे हो तुम, तो तुमको उल्टा तो चटा लगाएंगे, अरे भैया हम पी रहे हैं, तुम्हारे बाप का थोड़े पी रहे हैं। ऐसे बोलने वाले बहुत लोग हैं कि हम अपना पी रहे हैं, अपने बाप का पी रहे हैं, तुम्हारे बाप का थोड़े पी रहे हैं। लेकिन यही तो गलत होता है, आप किसी के बाप का पियो चाहे नहीं पियो, कैंसर तो होता है ना, फेफड़ा खराब होता है ना, किडनी खराब होता है ना, और भी बहुत सारा बीमारी होता है ना। अब जानते हैं अच्छे लेखन के लिए कौन कौन से ध्यान रखना जरूरी होता है। छोटे वाक्य लिखे, कितना छोटे वाक्य लिखे, जटिल वाक्यों की तुलना में सरल वाक्य संचारण को वरीयता दे, मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दे एक छोटा वाक्य को। आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें, आम बोलचाल में जो आता है उसका इस्तेमाल करें। गैर जरूरी शब्दों में इस्तेमाल, इसे बचे शब्दों के लिए, इसे बचे शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ समझा जा सकता है, समझकर ही प्रयोग करें उसका। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी, लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत जरूरी है। लिखोगे कब, जब अच्छा पढ़ोगे तब न लिखोगे। जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़िएगा, जितने भी होते हैं ध्यान से पढ़िएगा। लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्यों के साथ कुछ महत्व आकार के और भी कुछ बड़े वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुहावरे और लोकोक्तियों, मतलब ऐसे टिप्पणी जो हर किसी को दिल तक छू जाए, तो उसके भी प्रयोग से लेखन में रंग भरने की कोशिश की जाती है। और मुहावरा भी होता है बहुत ज्यादा, अखबार में पढ़ोगे तो। अपने लिखे को दोबारा जरूर पढ़िए, जो भी लिखे दोबारा पढ़िए, और अशुद्धियों के साथ साथ गैर जरूरी चीजों को काटने में संकोच मत कीजिएगा। लेखन में सजावट बहुत जरूरी है, जो भी लिख रहे हैं उसमें सजावट बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सजावट के आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अपने लेखे को दोबारा जरूर पढ़िएगा और इसको सजा कर भी रखिएगा, क्योंकि वैसे ही सब चीज को अच्छा लगता है। लिखते हुए यह ध्यान रखिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना है, न कि दूसरे को प्रभावित करना। मतलब अपने अनुभव से आप व्यक्त कर सकते हैं, किसी दूसरे को प्रभावित करने के लिए नहीं लिखोगे। प्रभावित करने के लिए लिखोगे तो आपको वहां से हटा दिए जाएंगे, जॉब से हटा दिए जाएंगे, समझे। एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली समस्याओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए। पर्यावरण पे गहरी निशान रखना चाहिए, या निगाह रखना चाहिए। उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि वे अपने लेखन के लिए कैसे विचार बिंदु निकल सकते हैं, लेखन के लिए कैसे क्या क्या कर सकते हैं। इस चीज को जानना हमारे लिए भी जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी है। एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। मतलब एकदम आसानी से, सावधानी से, शांत कमरे में बैठकर उसके बाद से विचार कीजिए कि यहाँ पर क्या प्रकाशित होना चाहिए, आपको क्या अच्छा लगा। वैसे वैसे सब चीज आपको खुद से खुद करोगे तो ही आगे सीख पाओगे। कहेंगे किताबी लैंग्वेज कुछ बताता नहीं है, किताबी लैंग्वेज पढ़ लोगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन किताबी लैंग्वेज को कोई अच्छा से समझा देवे तो ये बहुत कुछ हो सकता है। 30 मार खान सब हो सकता है। अब आता है पत्रकारीय लेखन क्या है। पत्रकारीय लेखन की दुनिया में आने की कोशिश करने वाले हर नए लेखक के लिए सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि पत्रकारीय लेखन क्या और क्यों है। पत्रकारीय लेखन क्या और क्यों है, समाज में उनकी भूमिका क्या है, समाज में उनको किस नाते से लोग जानते हैं और वह अपनी इस भूमिका को कैसे पूरा करता है, इसके बारे में भी। दरअसल अखबार पाठकों को सूचना देने,
जागरूक और शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं, जो टीवी टेलीविजन वाले होते हैं। लोकतांत्रिक समाज में वे एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्धारणता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्या करते हैं? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया में, अपने पाठकों के लिए वह बाहरी दुनिया में खुले वाली ऐसी खिड़की है जिससे जाहिर असंख्य पाठक हर रोज सुबह देश दुनिया और अपने आस पड़ोस की घटनाएं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों से अवगत होते हैं। और ये अच्छी बात है, क्योंकि आप घर के आगे जो बालकनी बनाते हो, पेपर वाला आएगा उधर से ही पेपर फेंक कर चला जाएगा, आपके पास रुकने का भी नाम नहीं लेगा। क्यों? इससे तो उसी का काम आसान हो जाता है ना, आया फेंका चला गया। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक पहुंचना चाहते हैं, लिखने के रूप में पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, लेखन के रूप में वे विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पत्रकारीय लेखन भी कहते हैं। और इसके कई रूप हैं। इसके कई रूप हैं। पत्रकार 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के होते हैं। पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। नई स्वतंत्रता का ये बना है। ये तो फ्रीलांसर वाला अभी न आया है, ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया पर प्रचार करना। तो पूर्णकालिक जो किसी पूर्ण के लिए काम करे, अंशकालिक मतलब कुछ समय के लिए काम करे। अब आता है फ्रीलांसर, जो हमेशा दिनों रात जो जागते सोते सब में काम करता है, काम ही है उसका वही करना। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतन भोगी कर्मचारी होता है। नियमित वेतन भोगी कर्मचारी मतलब वेतन पर काम करता है बस। जबकि आंशिक कालिक पत्रकार, यहाँ पर देखो फिर से बताता हूँ, पूर्णकालिक पत्रकार जो होते हैं वह समाचार संगठन में वेतन पर काम करते हैं, और जो अंशकालिक पत्रकार होते हैं वह स्टिंग किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार होते हैं। मतलब समझो कि कोई भी स्ट्रिंगर मतलब कोई भी आपको काम करने के लिए बोले तो उनसे बिजनेस करके, मतलब उनसे परसेंटेज के माध्यम से, कमीशन के माध्यम पर हम उनके साथ नौकरी करेंगे, चाहे उनके लिए काम करेंगे। लेकिन फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता है, बल्कि वह हर में थोड़ा थोड़ा काम करता है। तो पूर्णकालिक मतलब वेतन लेकर काम करना, और अंशकालिक मतलब जरूरत पड़ने पर अपने अनुसार काम करना वहां पे। बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। जैसा जोन से अखबार की तरफ से भुगतान मिल गया वैसा वो लिख देगा। ऐसा में यह समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा सामाजिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दे से है। ये लोग बोलना चाहते हैं कि हमें समझना बहुत जरूरी है कि पत्रकारीय लेखन का संबंध दायरा और सामाजिक और वास्तविक घटनाओं को, समस्याओं और मुद्दे को लिखना है। हालांकि यह माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। पत्रकार क्या है? रोज का लिखा गया एक साहित्य है। लेकिन यह साहित्य और सृजनात्मक लेखन कविता, कहानी, उपन्यास आदि से कई मायने में अलग अलग है। इसका रिश्ता तथ्यों से है और न कि कल्पना से। तथ्यों से है, कल्पना से नहीं है। दूसरे पत्रकारीय लेखन साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है कि यह अनिवार्य रूप से तत्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है, मतलब जरूरत के हिसाब से बस। जबकि साहित्य रचनात्मक लेखन में लेखक को काफी छूट होती है। जो साहित्य लेखन लिखते हैं उनको बहुत ज्यादा छूट होती है, क्योंकि वो कुछ अलग हटकर भी कर सकते हैं।
अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, अकेले के लिए नहीं, विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति सरीखे विद्वान से लेकर, मतलब एक विद्वान से लेकर कम पढ़े लिखे मजदूर और किसान भी शामिल होते हैं। इसलिए जो भी लिखो ऐसा लिखो कि हर किसी को अच्छा लगे। इसलिए इसकी लेखन शैली, भाषा और गुड से गुड विषय की प्रस्तुति ऐसे सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए कि वह आसानी से सबकी समझ में आ जाए। मतलब ऐसा लिखना चाहिए, गुड भाषा चाहे गुड विषय लिखना चाहिए जो आसानी से हर किसी को समझ में आ जाए, पढ़ा लिखा मजदूर चाहे किसान होके, हर किसी को समझ में आ जाना चाहिए। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक संस्कृति निष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? आम बोलचाल, जो हर लोग भाषा बोलते हैं उसी भाषा का इस्तेमाल करके आपको अखबार में छाप दिया जाता है। चाहे कहीं भी अखबार, पत्र, पत्रिकाएं, खबर में भी देखोगे तो मिल जाएगा। पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है कि जो हर किसी को समझ में आ जाए। शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए कि आसानी से समझ में आए। वाक्य छोटे हो, सहज होने चाहिए। जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए। भाषा को प्रभावित बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, चाहे जर्नल्स जैसी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित होते हैं, मैंने भी इस शब्द को पहली बार पढ़ा है, तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कैलिसे, पिस्टोकित या दोहराव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी लाइन का दोहराव नहीं होना चाहिए। इसके प्रयोग से भाषा बोझिल हो जाती है। क्या हो जाती है? बोझिल हो जाती है, जो एकदम पकाऊ सा लगने लगता है। समाचार कैसे लिखा जाता है? यहाँ पर है कि समाचार हम कैसे लिखते हैं। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। समाचार लिखना आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्वकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं। जो पूर्वकालिक मतलब उस अखबार का ही हो, अंशकालिक जो पैसा और कमीशन मिलने के बाद काम करे, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। गतिविधि जान लीजिए। अपनी पसंद के किसी भी अखबार में से 5 समाचार चुनिए और उन्हें ध्यान से पढ़िए। इनमें से कितने समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे गए हैं? क्या आपको लगता है कि इन समाचारों में सूचनाएं, जो भी सूचना होती है, घटते हुए महत्व क्रम में दी गई है? हर समाचार में कितने पैराग्राफ हैं? क्या आपको लगता है कि पैराग्राफ की संख्या कम या अधिक है? क्या आप उस समाचार से गैर जरूरी लाइनें और पैराग्राफ निकाल सकते हैं? कोशिश कीजिए और बताइए कि अपने गैर जरूरी लाइनों और पैराग्राफ का चुनाव किस आधार पर किया है, चाहे किस आधार पर कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन समाचार लिखे कैसे जाते हैं? समाचार को लिखा कैसे जाता है? क्या समाचार लिखने की कोई विशेष शैली होती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जरूरी है कि अपनी पसंद के किसी भी अखबार में छपने वाले खबरों को ध्यान से पढ़िए। आप भी, क्या आपको ऐसा लगता है कि उनमें छपी अधिकांश खबरें एक खास शैली में लिखी गई है कि नहीं? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना कि हाँ, अलग अलग शैली में लिखी गई है। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार, जो पत्रकार अखबार में लिखा जाता है, अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखी जाती है, जिसको उल्टा पिरामिड बोलते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा गया है।
और उसके बाद के पैराग्राफ में उसे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जरूरी चाहे जानकारी दी जाती है। सबसे पहले कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। यहां से आप फिर से सुनो। जब पैराग्राफ की बात आ जाती है तो उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण या तथ्य की जानकारी दी जानी चाहिए, चाहे दी गई होती है कि यह प्रक्रिया अंत तक बने रहे। जो सोचने की क्षमता लोगों में है, कल्पना करने का, वो जरूरत से ज्यादा बनी रहे। पिछले अध्याय में हमने समाचार लिखने की इस शैली के बारे में बताया है। पिछले अध्याय में कैसे समाचार लिखा जाता है उसके बारे में शैली बताया गया है, कारण बताया गया है। अब उसके गुण बता दिए जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि इसे समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल बोलते हैं इसको। इंट्रो या मुखरा, बॉडी या समापन, ऐसे समाचार पत्र लिखा जाता है उल्टा। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। समाचार के लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली का देखा जाए तो सबसे अच्छा है। जैसे समाचार लिखने के लिए भी अच्छा है, पढ़ने के लिए भी अच्छा है, सुनने के लिए भी अच्छा है, हर किसी के लिए भी अच्छा है। यह शैली कहानी या कथा लेखन के शैली के ठीक उल्टा है। कहानी और कथा हम लिखते हैं शुरू में आराम से, लास्ट में पूरा भारी भारी शब्द देते हैं और भारी भारी सब चीज खबर देते हैं। लेकिन अखबार में पहले भारी खबर, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा खबर, इस तरह आता है। इसे उल्टा पिरामिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमेक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होती, बल्कि शैली में पिरामिड को उल्टा दिया जाता है। मतलब जो भाषा है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको पहले दे दो, फिर उससे कम महत्वपूर्ण का दे दो, फिर उससे कम महत्वपूर्ण का दे दो, तो उस तरह धीरे धीरे आगे ये लोग बढ़ते हैं। हालांकि इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हुआ है। 19वीं सदी के मध्य मतलब 1900 के करीब से ही शुरू हुआ है। और आजादी के समय भी ऐसा खासकर बहुत ज्यादा हिंदी शैली को बढ़ाया गया। लेकिन इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। अमेरिका में जब गृह युद्ध हुआ तो उल्टा पिरामिड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी। टेलीग्राफ के जरिए इसकी सेवाएं महंगी और अनियमित और महंगी थी और बहुत ज्यादा महंगी थी, अनियमित और दुर्लभ थी। बहुत महत्वपूर्ण तो था ही, लेकिन अनमोल भी था और दुर्लभ भी था कि भेजे कैसे, क्योंकि वो समाचार वहां से कवरेज करके भेजना था। कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो जाती है। क्या हो जाती है? सेवा ठप हो जाती है। इसके लिए संवाददाताओं को किसी घटना की खबर कहानी की तरह, किसी भी घटना की खबर कहानी की तरह विस्तार से लिखने के बजाय संक्षेप में देनी चाहिए। चाहे संक्षेप में देनी होती है कि हर खबर को संक्षेप में दो, छोटा में दो, कि हर कोई, आज देखते हो आज रील्स वीडियो एकदम छोटा में आपको जानकारी दिया जाता है। इस तरह उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ और धीरे धीरे लेखन और संपादन की सुविधा या दुविधा के कारण यह शैली समाचार लेखन की मानक शैली बन गई है। और यही जो उल्टा पिरामिड की शैली है, एक सुविधाजनक व्यवस्था के कारण यह शैली समाचार लेखन में सबसे महत्वपूर्ण हो गया है, मानक हो गया है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बोला जाता है दिस इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज। समझे? दिस इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज। समाचार लेखन और 6 ककार में क्या आता है मैं बताता हूं ना। किसी समाचार को लिखते हुए मुख्य 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। कितना? 6 सवाल। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इस क्या, किसके या कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे को 6 कारकों के रूपों में जाना जाता है।
किसी घटना समस्या या किसी भी घटना या समस्या विचार से संबंधित किधर गया विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 कारकों का ध्यान में रखकर इन सबको 6 कारकों को ध्यान में रखकर लिखना होता है। जैसे मैं यहाँ पर देखो कलम पर क्या क्या कौन कहाँ कब क्यों कैसे बताता हूं एक एक करके। समाचार के मुखरे इंट्रो यानी पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 कारकों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। 2-3 को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। ये 4 कारक हैं क्या कौन कब और कहाँ। इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 कारकों कैसे और क्यों सबसे नीचे वाला कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इस तरह 6 कारकों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इन 6 के आधार पर समाचार तैयार किए जाते हैं। इनमें से पहले 4 कारक क्या कौन कब और कहाँ सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि बाकी 2 कारक जितने भी हैं वह कैसे और क्यों वे विचारात्मक व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर देता है। क्या विचार है, क्या व्यक्तित्व है, क्या व्याख्या है, क्या विश्लेषण है, क्या अलग अलग प्रकार है, इस चीज पर नजर डालने का काम करता है। क्या कैसे क्यों और कैसे, ठीक है, क्यों और कैसे, और बाकी सब सूचना को रचने के लिए गढ़ने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखो अब अखबार में प्रकाशित एक समाचार पर गौर कीजिए। समाचार का शीर्षक क्या है, क्या कौन कब कहाँ कैसे क्या। 4 मरे 29 घायल। क्या 4 मरे 29 घायल, कौन मरा, आम लोग। कब, गुरुवार की शाम। कहाँ, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको का बाओमांसिकी बाजार। छत ढहने से आतंकवादी घटना नहीं क्योंकि छत पर बर्फ जमने से छत गिर गई जिसके वजह से 4 दबकर मर गए और बाकी 29 घायल हैं। तो ऐसे ही अखबार लिखे जाते हैं। 4 मरे 29 घायल, आम नागरिक गुरुवार की शाम उत्तर पश्चिम मैक्सिको का बाओमांसिकी बाजार। छत ढहने से आतंकवादी घटना नहीं है, छत पर बर्फ जमने से गिर गया छत। तो मैक्सिको में छत ढहने से 4 लोग मरे और 29 घायल हो गए। तो समाचार का इंट्रो देखो कैसे होता है। मैक्सिको 23 फरवरी उत्तर पश्चिमी मॉस्को के बायोमास्की बाजार में गुरुवार की शाम छत ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई। कितनी, 4 लोगों की मौत हो गई, 29 घायल हो गए। 100 से अधिक लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उनकी इलाज चल रही है। ये इंट्रो हो गया। अब समाचार का बॉडी क्या हो जाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों, जो दर्शकों के मुताबिक और जो भी यहाँ पर देख रहे हैं उनके मुताबिक तो बायोमास्की भूमिगत बाजार की बुलंदनुमा विशालकाय छत ढही और उसके बाद छत को संभालने वाले खंभे एक एक कर गिरने लगे और सारे खंभे नीचे गिर गए। शहर में मेयर ने इस दुर्घटना के पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ होने का बात से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि आतंकवादी संगठन उसमें नहीं था। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि पिछले दिन में जो भारी हिमपात हुआ था, मतलब बर्फबारी हुई थी, उसकी वजह से 30 साल पुरानी इमारत की छत ढह गई। ये बॉडी हो गया। अब बॉडी में और जाएगा क्या, ये समापन देख लेते हैं सबसे नीचे का। आपात मामलों में मंत्री सरगेई सोगो ने बताया कि मलबे के नीचे अभी कई लोग जिंदा हैं। वे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और किसी भी तरह अपने जीवित होने के संकेत बाहर
भेज रहे हैं, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं, वो भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बारे में अब जान लो कि हम नीचे हैं, फंसे हुए हैं। मोबाइल ऑपरेटरों ने भी मलबे से 100 से अधिक मोबाइल संकेत चाहे संदेश मिलने की पुष्टि की है। जो मोबाइल ऑपरेटर है वो पुष्टि कर रहे हैं कि नीचे 100 मोबाइल धंसा हुआ है, मतलब 100 लोग नीचे हो सकते हैं। माना जा रहा है कि छत गिरने का मुख्य कारण इस पूरी इमारत का डिजाइन भी हो सकता है। इसकी गुंबदनुमा छत पर भारी बर्फ जम गई थी। संभवतः गुंबद बर्फ का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुंबद ढह गया, जिसके वजह से 6 पिलर ढह गए, जिसके वजह से बहुत लोगों को क्षति पहुंच चुका है। धन्यवाद। हमारे संवाददाता ये फलना वगैरह करके वो चले जाते हैं, चाहे अखबार में लिख दिया जाता है, बस हो गया। तो ऐसे तो अखबार छपे जाते हैं, ऐसा भाषा शैली होता है। उपरोक्त समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखरे इंट्रो में 4 कारकों क्या, क्यों, कब और कहां के बाबत जानकारी दी गई है, जबकि उसके बाद 3 पैराग्राफ में 2 अन्य कारकों जैसे कैसे और क्यों, मतलब कैसे और क्यों के जरिए दुर्घटना के कारण पर रोशनी डाली जाती है कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है। अधिकांश समाचार इसी शैली में लिखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने महत्व के कारण कैसे या क्यों भी समाचार के मुखरे में आ सकते हैं। कैसे जानते हैं? एक और बात याद रखनी चाहिए कि समाचार में सूचना के स्रोत यानी जिससे भी जानकारी मिल रही है उसको भी अवश्य उद्धत करना चाहिए, मतलब उससे भी बात करना चाहिए, बुलवाना चाहिए, चाहे उसका भी नाम वगैरह देना चाहिए। अखबार हो तो नाम दे दो। जिसे उपरोक्त समाचार में प्रत्यक्षदर्शियों और आपात मामलों के मंत्री को उद्धत किया गया है कि मंत्री बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा बात हुआ है, आप जाकर बचाओ, क्योंकि मंत्री ही बता रहे हैं ना कि नीचे इतने लोग फंसे होने का आशंका है, रोडों को बता रहे हैं, आप इसके बारे में पुष्टि करो। फीचर क्या है? अब जानिए फीचर क्या है। अखबारों में समाचारों के अलावा भी अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन छपते हैं, बहुत सारा उसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी छप जाता है। इनमें फीचर प्रमुख है। क्या है? फीचर प्रमुख है। समाचार और फीचर के बीच स्पष्ट अंतर होता है। कैसे? फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठित लेखन है। फीचर क्या है? सुव्यवस्थित, किसी का व्यवस्था पहले से निर्धारित नहीं है, और सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखक है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना है। पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं करता या नहीं कराता है। फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। फीचर लेखन का जो शैली होता है समाचार लेखन के अलग, मतलब उल्टा होता है, उससे तो अलग ही होता है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठ और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, यानी समाचार लिखते हुए रिपोर्टर्स उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता है, जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जारी करने का अवसर भी होता है। वो अपने भाव और अनुभव को जारी कर सकते हैं फीचर में। दूसरे फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है, और फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का जो शुरुआत होता है, मतलब शैली होता है लिखने का, वो नहीं होता है फीचर लेखन में। यानी फीचर लेखन का कोई एक तथ्य ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता है। फीचर लेखन की शैली काफी हद तक कथात्मक शैली की तरह होती है, जिस तरह कथा लिखा जाता है। तीसरे फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। फीचर की भाषा में समाचारों की सपाट बयानी नहीं चलती है।
फीचर भाषा में आप सपाट मतलब थोड़े से लिखकर कोई बयान नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि फीचर की भाषा और शैली को अलंकारिक और दुरूह बना दिया गया है। ऐसा भी नहीं है कि वह अलंकारिक और दुरूह बन गया है, ऐसा नहीं है। चौथे फीचर में समाचार की तरह हर शब्दों की कई अधिकतम सीमा नहीं होती है। मतलब जो भी शब्द लिखना है तो शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है, आपको जितना लिखना है उतना लिख सकते हैं। फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। अखबारों और पत्रिकाओं में 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों के फीचर छपे होते हैं। अखबार में देखोगे समाचार रिपोर्ट में तो 250 से लेकर 2000 शब्दों तक फीचर छपा होता है। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो रेखांकन और ग्राफिक्स आदि का होना जरूरी होता है, क्योंकि उसके अनुसार समझने में मुश्किल नहीं होता है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है। हल्के फुल्के विषयों से लेकर गंभीर समस्याओं और मुद्दे पर भी फीचर लिखा जा सकता है। जैसे आप अपने स्कूल पर एक परिचयात्मक फीचर लिखने से लेकर उसके सालाना समारोह या अपने शैक्षणिक यात्रा स्टडी टूर पर केंद्रित फीचर लिख सकते हैं। फिर से सुनिए, जैसे आप देखो, ध्यान से समझने के बाद थोड़ा मजा ही अलग होता है। जैसे आप अपने स्कूल पर एक परिचयात्मक फीचर लिखने से लेकर एक परिचय लिखिए, उनका परिचय एक संक्षिप्त में लिखिए, बड़ा में लिखिए, और समारोह या अपने शैक्षणिक यात्रा जिसको बोलते हैं ना स्टडी टूर पर केंद्रित फीचर लिख सकते हैं। दरअसल फीचर एक तरह का ट्रीटमेंट है। क्या है? फीचर एक तरह का इलाज है, बीमारी का इलाज है, जो आमतौर पर विषय और मुद्दे की जरूरत के मुताबिक उसे प्रस्तुत करते हुए दिया जाता है। मतलब अपने मुताबिक उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। यही कारण है कि समाचार और फीचर अलग होने के बावजूद कुछ समाचारों में फीचर शैली में भी लिखा जाता है और कुछ समाचार पत्र में फीचर भी आता है, जिसके अनुसार श्रोताओं को पढ़ने में बड़ा मजा आता है। पाठक को भी पढ़ने में बहुत मजा आता है। जो श्रोता है वो तो पढ़ेगा ना, तो पढ़ने वाले को मजे है। अब कुछ गतिविधि देखो। तो अलग अलग अखबारों के रवि बारिये परिशिष्ट को ध्यान से पढ़िए, उसमें प्रकाशित सामग्री की सूची बनाइए। अपने फीचर की परिभाषा पढ़ी है, जो अपने परिभाषा है उसको पढ़ी है। इस आधार पर बताइए कि प्रकाशित सामग्री में किसे आप फीचर की श्रेणी में रखेंगे। उनमें प्रकाशित फीचर को ध्यान से पढ़िए और उसकी खूबियां बताइए। इन फीचरों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और इसके अलावा विभिन्न खबरों और पत्रिकाओं से अपनी पसंद के 5 फीचर चुनकर निकालिए और उन्हें बड़े पोस्टर पर चिपका कर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए कि भैया हम ये कर सकते हैं। लेकिन हर समाचार को फीचर शैली में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि समाचार अलग हो गया, फीचर शैली में लिखा हुआ कहानी भी अलग हो जाता है। तो फीचर शैली का इस्तेमाल हल्के फुल्के, नरम और मानवीय रुचि के समाचारों को लिखते हुए किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा जाता है। फीचर शैली का इस्तेमाल हल्के फुल्के, नरम, मानवीय रुचि के समाचारों को लिखते हुए किया जा सकता है। मतलब उसको लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फीचर कैसे लिखें? फीचर को कैसे लिखें, कहानी है ना। फीचर को लिखे कैसे? अब तो हम जान गए कि फीचर का इस्तेमाल कहाँ होता है। अब अगले भाग में जानेंगे हम कि फीचर कैसे लिखें, क्या कारण है फीचर लिखने का और क्या क्या स्टेप हमारा हो सकता है। ये सब भी जो लिखा गया है ये फीचर लेखन ही तो है। किताब क्या है? फीचर लेखन है। मतलब बहुत लंबा शब्द का भंडार, जिसको पढ़ते पढ़ते आप थक जाओगे। समझे? ओके।
इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी डाउट हो, जो कुछ भी पूछना है, आप बेझिझक हमारे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।